सुर्खियों में। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो कि हफ्ते की सुर्खियों में रहता है, और इस हफ्ते का विषय है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान 11 वर्षों का सफर तय कर लिया है। इस दौरान भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं और प्रगति और विकास की नई इबारत लिखी है। तो आइए सुनते हैं बीते 11 वर्षों में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलावों के सफर को किस प्रकार से तय किया है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और खेल की, जो कि भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। नवोदित भारत में हो रहा है शिक्षा का विस्तृतीकरण व भविष्यीकरण। युवा कर रहा भविष्य निर्माण, छू रहा आसमान। अटल संकल्प से मार्ग उज्जवल, काम पाना करना सरल। बुनियादी उद्यम विकसित है, प्रसन्न चित है। स्टार्टअप स्वीकृति सरल व समर्थन। युवा उद्यम जीतेगा मैराथन। मिल रहा व्यवसायों को मोदी जी का साथ, हो रहा है उद्यमों का विकास। तकनीक के पंखों पर सवार युवा, कर रहा नवोदित आविष्कार युवा। अमृतकाल में परिवर्तित हो रहा भारत है युवा भारत, विकसित भारत। विकसित भारत का अमृतकाल। सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाएं। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। इसमें IIT, IIM और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। PM श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अपने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी न रुकना भी सिखा रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार। अब बात करते हैं कौशल विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र की। इस क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलावों ने देश की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सरकार ने बीते 11 वर्षों में युवाओं में कौशल विकास और उनके सशक्तिकरण को बेहतर करने को हमेशा प्राथमिकता दी है, क्योंकि देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो भारत के भविष्य की कुंजी है। देश में रोजगार सृजन की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2022 में शुरू किए गए रोजगार मेला कार्यक्रमों में 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। वहीं वर्ष 2017 से 2025 तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े हैं, जिनमें करीब 3.5 करोड़ युवा हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ 63 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। देश में शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने इस वर्ष के बजट में 1,28,650 करोड़ रुपए की धनराशि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की है, जो पिछले वर्ष की बजट की तुलना में 6% ज्यादा है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 52 करोड़ से अधिक लोगों के ऋण स्वीकार किए गए हैं, जिनकी कुल धनराशि लगभग 33 लाख करोड़ रुपए है। इससे छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिली है। भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वर्ष 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत देश में 1,59,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता मिली है, जिससे 16 लाख
से ज्यादा नौकरियां सृजित हुई हैं। इन स्टार्टअप इकोसिस्टम में विशेष बात यह है कि 73,000 से ज्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता जैसे जैसे एक साथ आ रहे हैं, देश की नई पीढ़ी भारत की विकास यात्रा को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। रईसुद्दीन रिहान के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। देश के सभ्यतागत गौरव को स्थापित करने में सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इनसे ही सांस्कृतिक विरासत के गौरव को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में सहायता मिली है। पिछले एक दशक में भारत की सांस्कृतिक यात्रा रंगोली की तरह फली फूली है, रंग बिरंगी, परंपराओं में निहित और दुनिया के लिए खुली। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवंत परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की विरासत को नई ऊर्जा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो एक ऐतिहासिक आकांक्षा को पूरा करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना ने प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़कर तीर्थयात्रियों के अनुभव को बदल दिया है। उज्जैन में विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए महाकाल लोक परियोजना शुरू की गई है, जिससे महाकालेश्वर मंदिर में तीर्थयात्रियों का अनुभव समृद्ध हुआ है। हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास ने इन पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया है। स्वदेश दर्शन योजना ने यात्रा के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा दिया है, जिसमें चुनिंदा विषयगत सर्किटों में 76 परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए हैं। इन प्रयासों के पूरक के रूप में विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना हृदय ने 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ में ये पहल देश भर में पर्यटन में उछाल लाते हुए भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है। मंदिरों से आगे बढ़कर समावेशी विरासत विकास को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सिख गुरुद्वारों, बौद्ध विहारों, जैन मंदिरों, सूफी दरगाहों और आदिवासी पवित्र स्थलों को बहाल किया जा रहा है। भारत सरकार विदेशों से 350 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों को भी सफलतापूर्वक वापस लाई है, जिससे अमूल्य विरासत को बहाल किया गया है। पीएम गति शक्ति और भारत माला पहल के तहत तीर्थ यात्रा संपर्क को बढ़ाया गया है। बेहतर सड़कों, रोपवे और रेल संपर्कों से पवित्र स्थलों तक पहुंच में सुधार हुआ है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास को संरक्षित करने, आस्था को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एकता को बढ़ावा देने के बारे में है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक परिदृश्य में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसके साथ ही कई वैश्विक समस्याओं के समाधान खोजने में समूची दुनिया का नेतृत्व भी भारत ने किया है, जिनमें स्वच्छ ऊर्जा का क्षेत्र भी प्रमुख है। पिछले दशक में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और जलवायु कार्यवाही में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। देश ने वित्त वर्ष 2024-25 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते अब कुल क्षमता 220.10 गीगावाट हो गई है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा में तेज वृद्धि के साथ साथ परमाणु ऊर्जा में भी अच्छा इजाफा हुआ है। भारत अब अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 7वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैव ऊर्जा कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी पहल कम कार्बन अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं। भारत की यह स्वच्छ ऊर्जा पहल उसके वैश्विक जलवायु नेतृत्व से जुड़ी हुई है। COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत लक्ष्य घोषित किए, जिनका उद्देश्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को आकार देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिकारक बुनियादी ढांचे के गठबंधन का संस्थापक सदस्य और प्रमुख साझेदार है। ये मंच विशेष रूप से दक्षिणी देशों में स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। भारत की यह यात्रा दिखाती है कि सतत विकास केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक सच्चाई बनता जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। देश के कृषि क्षेत्र में भी इन 11 वर्षों में कई अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं और देश के अन्नदाता किसान सशक्त हुए हैं। पहले हर छोटी मोटी जरूरत के लिए भी हम किसानों को उधार लेना पड़ता था। अब पीएम किसान योजना से सीधे खाते में पैसा आता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले बदलते मौसम की वजह से फसल खराब होती थी, बड़ा नुकसान होता था। आज मौसम की मार किसानों पे नहीं पड़ती, क्योंकि फसल के नुकसान की पूरी भरपाई होती है। खरीदार आते थे और मनमर्जी के भाव पे हमसे हमारी पैदावार ले जाते थे। आज किसानों को एमएसपी पे खरीद का पूरा भरोसा है और मंडी से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता।
इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि क्षेत्र एक मौन क्रांति का गवाह रहा है। इसके पीछे बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण की प्रेरणा रही है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में ये 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया। वहीं फसल बीमा योजना से लगभग 20 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है, जिनके 1,75,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का निपटान किया गया। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए पीएम कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला। पीएम कृषि सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है। किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया है। सरकार ने संबद्ध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दूध उत्पादन में 63% से अधिक वृद्धि हुई है। इससे भारत दुनिया का शीर्ष डेयरी उत्पादक बन गया है और दूध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मछली पालन में भारत का उत्पादन 10 वर्षों में लगभग 2 गुना हो गया है। इससे ग्रामीण आजीविका और तटीय समृद्धि को बढ़ावा मिला। आज भारतीय किसान केवल एक कृषक नहीं है, अब वो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार। बीते 11 वर्षों में देश में लोगों को गरीबी से उबारने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे। बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं। हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। केंद्र में मोदी सरकार ने सुशासन और गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देते हुए गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए जोर ने पारदर्शिता और अंतिम मील तक लाभों की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित की है। श्री मोदी ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी को हराने में मदद करने में इन पहलों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक आम लोगों की पहुंच को बढ़ाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के युवाओं ने समूचे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। श्री मोदी ने युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया है। पहले युवा नौकरी की खोज में रहते थे। अब स्टार्टअप्स की मदद से नौकरियां भी हैं और बड़े सपने देखने का जरिया भी। पहले सीखने की चाह तो थी, पर आर्थिक परिस्थिति हमें सीमित कर देती थी। अब नए नए हुनर सीख भी रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ भी रहे हैं। परिश्रम चाहे जितना कर लो। दशकों तक मेडिकल कॉलेज की सीटों में नामात्र की बढ़ोतरी थी। अब कॉलेज में सीट भी मिलती है
और डॉक्टर की उपाधि मिलने पर गर्व भी होता है। पहले अपना व्यवसाय करने का सपना देखना भी असंभव लगता था। आज वो स्टार्टअप का सपना साकार हो चुका है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। ऐसे देश में जहां 2/3 आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, यह युवा ही हैं जो भारत के भाग्य को आकार देंगे। आज सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने उच्च शिक्षा के माध्यम से आधारभूत स्तर से समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% नामांकन और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन हासिल करना है। 2014 से उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 51,000 से बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है, जिसमें IIT, IIM और एम्स का बड़ा विस्तार हुआ है। PM श्री योजना 14,500 स्कूलों को अपग्रेड कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र विकास और 21वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही पड़ोसी स्कूलों के लिए संरक्षक संस्थान के रूप में भी काम कर रही है। शिक्षा के साथ साथ खेल भी राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभरे हैं। खेलो इंडिया अभियान के तहत 1,000 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा एथलीटों को सालाना 6,28,000 रुपए की सहायता मिलती है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स भारत के शीर्ष एथलीटों को प्रशिक्षण, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के साथ मदद करती है। ये प्रयास रंग ला रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते और पेरिस पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक जीते हैं। भारत अपने युवाओं को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखा रहा, बल्कि उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी ना रुकना भी सिखा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं देश में मध्यम वर्ग की बेहतरी पर किए गए केंद्र सरकार के प्रयासों के माध्यम से मध्यम वर्ग बीते 11 वर्षों में लगातार समृद्धि की ओर बढ़ता जा रहा है। बदलते भारत के निर्माण में अटूट अथक भागीदारी निभा रहा है मध्यम वर्गीय जनसमूह। बदल रहा है भारत का स्वरूप। भारत गति से प्रगति कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व बल से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जल रही है विकास की और तकनीक की लौ। यूनिवर्सिटीज के निर्माण ने दिए समान शिक्षा व बढ़ने के अवसर। जन जन सशक्त है, अब सब अच्छा लगता है। विकसित भारत में है अमृत काल, चमक रहा जन जन का भार। पिछले 10 सालों में भारत का मिडिल क्लास देश के विकास की यात्रा के केंद्र में रहा है। उनकी उम्मीदों को सिर्फ सुना ही नहीं गया, बल्कि उस पर ठोस कदम भी उठाए गए हैं। सरकार ने टैक्स सुधार, टैक्स में छूट, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के जरिए मिडिल क्लास को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। नई टैक्स व्यवस्था में अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स मुक्त कर दी गई है। पहले से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न और फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को तेज, आसान और पारदर्शी बना दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 25 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया गया है। वहीं पिछले 10 सालों में महंगाई की दर औसतन 5% रही है, जो कि इससे पहले के 10 सालों में 8.2% थी। कौशल विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,63 लाख से ज्यादा युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई है। राष्ट्रीय अप्रेंटिस संवर्धन योजना के तहत 2016 से अब तक 40 लाख से अधिक अप्रेंटिस को उद्योगों में काम दिलाया गया है। 2014 में जहां लगभग 9,900 ITI थे, वहीं 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 14,600 से ज्यादा हो गई है। सरकार के इन सभी प्रयासों ने मिडिल क्लास को असली ताकत दी है। सामाजिक परिवर्तन और समावेश की यात्रा में बीते 11 वर्षों में नारी शक्ति की भी विशेष भूमिका रही है। सरकार की कई योजनाओं में नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुरक्षित सशक्त हो हर बेटी, बढ़ती जाए उड़ती जाए बिना रुके, ये है मोदी जी का संकल्प। घर, स्कूल व कार्यस्थलों पर स्वच्छ सुरक्षित संसाधन विकल्प। बेटियां आगे आ रही हैं, प्रसूति सेवाएं व सहायता मिल रही है। बदला है आज, बदला है कल। धुएं से मुक्ति है हर घर, स्वच्छ जल हर क्षेत्र में दम दिखा रही हैं। खेतों से संसद तक महिलाएं परचम लहरा रही हैं। विकसित भारत के अमृत काल का संदेश
हो रही सशक्त महिलाएं, हो रहा सशक्त देश। विकसित भारत का अमृत काल। पिछले दशक में महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सरकार की प्रमुख पोषण योजना मिशन पोषण का दूसरा चरण बच्चों, किशोरियों और माताओं पर केंद्रित है। इसका मुख्य हिस्सा पोषण अभियान है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। 2 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सुधारा जा रहा है। इसके तहत पोषण भी, पढ़ाई भी जैसी योजनाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छी प्री स्कूल शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण देती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं ने खासकर गांवों और पिछड़े इलाकों में सुरक्षित प्रसव और मां की देखभाल सुनिश्चित की है। महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में सम्मान देने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ है। उज्ज्वला योजना के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे महिलाओं को धुएं से राहत मिली। जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाया है, जिससे पानी लाने का बोझ भी कम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के स्कूल में दाखिले की दर 75.5% से बढ़कर 78% हो गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.2 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिससे बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। कानूनी सुधारों में भी बड़ा बदलाव लाया गया है। 3 तलाक को खत्म करना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, लैंगिक न्याय और भागीदारी की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह सफर केवल मदद देने का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा भारत बनाने का है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सके। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। पूर्वोत्तर भारत ने भी इन बीते हुए 11 वर्षों में विकास के कई आयाम तय किए हैं। पूर्वोत्तर की विकास यात्रा किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, आइए सुनते हैं। पिछले दशक में उत्तर पूर्वी भारत में एक अद्वितीय बदलाव देखा गया है। इस दौरान यह क्षेत्र अलगाव से एकजुटता की ओर बढ़ा है। इन प्रयासों ने क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कवरेज को कम करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों पुरानी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक बेहतर हुई है। 10 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, मिजोरम जैसे राज्य में नई रेलवे लिंक और ब्रह्मपुत्र पर रोरो फेरी सेवाओं ने यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना दिया है। बोगीबील ब्रिज जैसे प्रमुख परियोजनाओं ने दूर दराज के इलाकों को भी आपस में जोड़ा है। पीएम डिवाइन और उन्नति 2024 जैसी योजनाएं नए आर्थिक अवसर खोल रही है। क्षेत्र को 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समर्थन मिला है, जो बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है। यह क्षेत्र अब 15,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख कदम उठा रहा है। आज उत्तर पूर्वी भारत सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि भारत के विकास यात्रा का एक उभरता हुआ इंजन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतर सुशासन की राजनीति और जिम्मेदार तथा जवाबदेही की सरकार देकर देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलकर एक नया मानदंड स्थापित किया है। ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है, और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत और विकसित भारत का ये अमृत काल, और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए। गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। The shift, when I talk about political culture, I talk about the shift from negativism to positivism. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफलतापूर्वक 11 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है और जो सफलता भारत ने बीते 11 वर्षों में अर्जित की है वो भूतो न भविष्यति है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का 11 साल पूरे हो रहे हैं। वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाई है, ये वाकई अद्भुत। अमेरिका से भी बैलेंस करा, और अगर रूस से पेट्रोल सस्ता मिलता है तो पेट्रोल रूस से खरीद कर भी ये साहस केवल श्रीमान नरेंद्र मोदी कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर के समय चमत्कार करके दिखाया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में हम लगातार उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ बढ़ते जाएं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला है जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से नमो ऐप पर भारत की पिछले 11 वर्षों की विकास यात्रा पर सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने एक पोर्टल का लिंक भी साझा किया है। यहां कोई भी व्यक्ति पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा के बारे में जनमन सर्वेक्षण में भाग ले सकता है। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। श्रोताओं, तो ये था बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए क्रांतिकारी बदलावों पर आधारित कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में